संजय संजय भाई, ठीक है संजय भाई, संजय आओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। जो हालात बने हुए हैं हमारे देश में, प्रदेश में, आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि हमारा देश और ख़ास तौर से हमारे प्रदेश का पहिया रुक सा गया है, क्योंकि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, चाहे समाज के समझें या हमारे अर्थव्यवस्था का आधार समझें, क्योंकि हम कृषि बाहुल्य प्रदेश हैं, तो हमारा किसान मजदूर कृषि क्षेत्र ऐसे लगता है कि जैसे स्टैंड स्टिल पर आ गया। किसान सड़कों पर है, कोई टेंट में है, कोई ट्रॉली के नीचे सो रहे हैं। ऐसे हालात ना देश ने ना प्रदेश ने पहले कभी नहीं देखे। और ना केवल मैं किसानों के आंदोलन की बात कर रही हूँ, साथ में आप ये भी देख लीजिए कि सरकार का जो रिस्पॉन्स है ऐसा भी आपने कभी नहीं देखा होगा। और इसमें भी चाहे दिल्ली की सीमाओं की स्थिति आप देख लीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि खुद सरकार खाइयाँ खोदे, सड़कों पर कंक्रीट बिछाए, कीलें बिछाए, ऐसा कभी हुआ? कभी भी। और अभी हाल ही में आपने देखा कि विधानसभा में कैसा कानून बनाया जा रहा है, और ये आप सब मानते हैं, सारा देश मानता है, हमारे प्रदेश के हर एक हरियाणा वासी सभी जन समझते हैं कि जो ये कानून लाया गया है इसके पीछे जो सोच थी वो किसानों के आंदोलन को ख़राब करने की सोच थी। कंस्पिरेसी क्या होती? आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक हमारे पास जो कानून है क्या वो कम है? आप किसी ना किसी कानून की आड़ कोई ना कोई धारा लेकर कभी किसी को अंदर कर देते हैं, कभी किसी को, कभी किसान नेताओं को, कभी एक्टिविस्ट को, कभी जर्नलिस्ट को अंदर कर देते हैं। और अभी कंस्पिरेसी क्या कि कोई घर में बैठकर या कहीं कुछ भी कहेगा, ये तो सरकार के हाथ में है कि कब किसी को कंस्पिरेटर बना देगा। क्या हमारे लोकतंत्र में ऐसे कानूनों की, ऐसी चीज़ों की, ऐसे प्रावधानों की, ऐसे क्लॉजेस की ज़रूरत है? क्या पहले जो हमारे कानून थे वो पर्याप्त नहीं थे? ये तो किसी भी के भी खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और आप इमरजेंसी की बातें करते हैं, आज ये इमरजेंसी की तरह नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी मंशा क्या है, मकसद क्या है? देश को चलाने की, प्रदेश को चलाने की, या भय का वातावरण फैलाने की? भय के वातावरण की अगर हम बात करें तो भय फैलना चाहिए जो क्रिमिनल हैं उनमें। क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहाँ कोई भय नहीं है। लेकिन जो इस तरह की बातें हैं, जो मूल अधिकार होता है किसी नागरिक का कोई भी आंदोलन करने का, वो आप छीनना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश तरक्की करे। आपने अभी बजट भी पेश किया, उसमें क्या मिला है किसी को? हमारे युवाओं से आप पूछ लीजिए कितने रोज़गार के अवसर आपने प्रदान किए हैं। सीएमआई की जब भी रिपोर्ट आती है आप हमेशा कहते हैं आंकड़े गलत हैं, तो हमें बता दें कि असली आंकड़े क्या हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिले और कितने हरियाणा के युवाओं को रोज़गार दिए हैं आप। आज आप कहते हैं 75% आरक्षण, डोमिसाइल के क्राइटेरिया आपने क्यों बदले? क्या कारण था? और सरकारी नौकरियां जिनके बोर्ड कमीशन आपके हाथ में हैं, वहाँ पर हरियाणा के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। जो अच्छी अच्छी नौकरियां हो तो बाहर के लोगों को आप दे रहे हैं।
हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ इस बात पर है कि क्या हमारे यहाँ के बच्चे सक्षम नहीं थे क्या? उनको क्यों नहीं नौकरियाँ मिली? तो हरियाणा वासी इस तरह के अगर हमारा युवा सवाल पूछता है तो वो जायज़ सवाल है। महंगाई को आप ले लीजिए, कितनी जायज़ है ये कीमतें बढ़ाना। आप इसको कैसे बताएंगे कि ये कीमतें जायज़? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आप कंपेयर कीजिए यूपीए के समय और आज के समय, और आप ये बता दें देश को कि 21 लाख करोड़ रुपए पिछले 6 साल में आपकी कंपनियों ने जो कमाया है वो कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ है? केवल अपने प्रोपेगेंडा पर, पब्लिसिटी पर, किस चीज़ पर? लोगों के हाथ में क्या लगा? लोगों को राहत देने की ज़रूरत है आज के दिन, जबकि कोरोना की एक और अलग चुनौती है। और हमारे प्रदेश के चाहे उद्योग है, चाहे छोटा दुकानदार है, रिटेलर है, चाहे हमारी मंडी है, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब से गरीब दलित है, पिछड़ा वर्ग है, या जो भी गरीब है, बेसहारा है, अब क्या दे रहे हैं सिवाय झूठे नारों के, खोखले नारों के? आपने क्या दिया? वो हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये सरकार बता दे, अच्छा होगा, बजाय इसके कि लोगों को, समाज को आप आपस में डिवाइड बांटने की बात करें। अच्छा मैडम जी, अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि विपक्ष, हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज़ें नहीं है क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। क्या आपको लगता है सही तरीके से? देखिए, कोई क्या कहता है, किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी करना तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी ज़रूर कि पूछना क्या कि कहना चाहूँगी कि बेहतर होता कि अभय सिंह चौटाला जी भी, क्योंकि अपनी पार्टी के अकेले नुमाइंदे थे वो विधानसभा में, अच्छा होता उन्हें चुनकर भेजा था 5 साल के लिए और वो अपनी बात सदन में रखते, क्योंकि लड़ाई तो हर जगह लड़ी जाती है, ज़मीन पर लड़ते हैं। और लड़ते किस लिए? कोई भी राजनीतिक पार्टी मुझे बता दीजिए, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई है। जब ये कहते हैं राजनीति क्यों कर रहे हो, भाई राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक बात उठाएंगी, जिम्मेवारी है, तो इनकी जिम्मेवारी थी। आप राजनीतिक पार्टी के अकेले नुमाइंदा थे, सदन में आपको लड़ना चाहिए था, वो अच्छा रहता। इस्तीफा देकर फिर वहाँ पर फिर चुनाव होगा, या तो कह दें कि इनकी पार्टी बिल्कुल वहाँ पर खड़ा ही नहीं करेगी किसी को और केवल सड़क पर चुनाव वो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, तो ठीक रहता। अध्यक्ष जी, या फिर सदन में लड़ते। अध्यक्ष जी, संपत्ति के नुकसान की आपूर्ति पर बना कानून पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? आप इसके प्रावधान देख लीजिए, क्लॉजेस देख लीजिए। मैंने तभी पहले शुरुआत उसी बात से की। आज आप घर बैठे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है तो कल को कह देंगे कि आपने किसी से, आप अपनी अगर टिप्पणी भी कर रहे हैं किसी के पास बैठे, तो आप तो कंस्पिरेटर हो जाएंगे ना, आपका भी घर जब्त हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? मतलब उस नुकसान की आपूर्ति है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मैं आपके सवाल का सवाल करना चाहूँ। हमारे बॉर्डर्स पर, दिल्ली के बॉर्डर पर खाइयाँ खोदी, उसकी आपूर्ति नहीं होनी चाहिए? किसने किया? कौन आपूर्ति करेगा? कहाँ करेगा? सरकार ने करवाई, सड़कें बंद की, कीलें ठोकी, कौन उसकी आपूर्ति करेगा? बताइए, उसका प्रावधान भी डालिए ना। ये तो नहीं होता कि सरकार कुछ भी करे और वो उससे अबव लॉ हो जाए। डालें, तो मतलब सबकी पूरी जवाबदेही हो। अगर आप जैसे नागरिक को, मैं अपने को नहीं डालूंगी, आप कहोगे कि भाई राजनीति, तो राजनीतिक है। आप नागरिक हो, आवाज़ उठाते हो किसी के खिलाफ, आप जर्नलिस्ट हो, आप किसी बात के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, तो आप भी उसमें कंस्पिरेटर हो सकते हैं। आपकी अगर प्रॉपर्टी जब्त हो जाए, कहीं कुछ हो रहा है, किसी ने नुकसान किया है, तो आपको उससे आपत्ति होगी क्या? तो मुझे संपत्ति का नुकसान तो नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे
मैं वही कह रही हूँ ना, संपत्ति का नुकसान हुआ कहीं हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें किस किस को जोड़ सकते हैं? किसी को भी जोड़ सकते हैं, आपको भी जोड़ देंगे, आपको भी जोड़ सकते हैं, आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। तो आपको एतराज़ है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कानून नहीं बनना चाहिए, ये कानून नहीं बनना भाई चाहिए। कानून आप लाए किस लिए हो? आज के दिन आप केवल किसानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए लाए हो। इसकी टाइमिंग भी तो आप देख लीजिए। अच्छा होता, डिस्कस होता, इसको पब्लिक डोमेन में लेकर आते। कितने प्रावधान हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मैडम आप ये कह रहे हैं कि किसानों और अभी जो आपके पास कानून है, क्या वो पर्याप्त नहीं? आप ये बता दीजिए। ये तो आड़ है संपत्ति की, पब्लिक उसकी, ये आड़ है केवल। मैडम किसान आंदोलन को लेकर बात चल रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन हमने विधानसभा में भी सुना, लोकसभा में भी सुना, आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी की ज़्यादातर रिकमेंडेशंस इस कानून में शामिल की गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें इसी तरह की रिकमेंडेशंस की गई, तो वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हुड्डा साहब ने खुद इसके बारे में कई बार स्पष्टीकरण दे दिया, खुद उन्होंने दिया। पंचायतों का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी चुनाव डर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने से डर रहे हैं, हिम्मत नहीं है, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, नज़रबंद हो जाते हैं। लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? लोग उनको निकलने नहीं देते। भाई जनप्रतिनिधि हो, आप लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते हो, काहे के प्रतिनिधि हो आप? लोगों का विश्वास खो बैठे हो। मैडम किसी कानून को बदलने के हरियाणा वाले कानून इसके लिए क्या है? हमने पहले से कहा है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, हम इन कानूनों को रद्द करेंगे। अगर बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर सिंबल पर चुनाव होते हैं पंचायत, तो अगर पंचायती चुनाव हरियाणा में घोषणा होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ेगी? हम अपने सभी साथियों से पार्टी में विचार विमर्श करके जो कंसेंसस होगा फैसला लेना। अध्यक्ष जी, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से शुरू से जुड़े हैं। थैंक यू। जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं आज, एक गाड़ी किधर जा रही है, एक किधर जा रही है, निश्चित तौर पर आपके नीचे आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे और कब आप कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे? ऐसा है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। रही बात संगठन की, संगठन के लिए हम शीघ्र ही आजकल में अनाउंस करेंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस जनों से विचार विमर्श करेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए और आगे संगठन बनाने के लिए। 1-2 दिन में हमारे पर्यवेक्षकों की घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड के सीएम ने महिलाओं की फटी हुई जींस को लेकर टिप्पणी की है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात इस तरह की है, इनकी मानसिकता देख लीजिए। अब हो सकता है उनको या आपको कोई चीज़ पसंद ना हो, लेकिन जब आप एक ओहदे पर आते हैं तो आपको देखना पड़ता है। और आज का युवा क्या कर रहा है, क्या चाहता है, कैसे करता है, आप अपना डिस्कनेक्ट दिखा रहे हैं और इस तरह की बात करके आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं। दुनिया आगे जा रही, युवा आगे जा रहा है और ये अपनी मानसिकता ऐसी दिखाते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, रिग्रेसिव लोग हैं ये। अच्छा होगा कि मानसिकता ये दिखाएं जो बढ़ते हुए क्राइम है। आप उनके पड़ोस में देख लीजिए, हमारे पड़ोस में देख लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए, उनके यहाँ अपने राज्य में देख लीजिए। इनकी सरकार महिलाओं के प्रति क्या है, क्या हो रहा है। केवल जीन्स कपड़े इन पर नहीं, और मैं इस पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। उस पर पर्सनल टिप्पणी आ चुकी हैं उनके अपने बारे में, मैं नहीं करना। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता खुश हुए थे क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत से लोगों ने भगवा पगड़ी पहन करके और वहाँ पर ये आरोप लगाया था कि सरकार कांग्रेस के खिलाफ बोले हैं, तो काफ़ी खुश हुए थे और ये कह रहे थे कि भगवा पगड़ी पहनी है, बहुत अच्छा लगा। बीजेपी वाले खुश हों ना खुश हों, उससे हमने क्या लेना है। वो अपने गिरेबान में झांके, इनके कोई मंत्री कुछ कह रहे हैं, कोई एमएलए कुछ कह रहे हैं,
सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। सारे घोड़े अलग अलग भागेंगे तो सरकार कहाँ चलेगी? सरकार तो कोलैप्स हो रही है। यहाँ प्रशासन, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मंत्री अपनी कुछ कहते हैं, अपनी फाइलें करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई अफसर ये वो। कि सरकार ऐसे चला करती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी ना करें। जो हमारा ये है मुद्दा, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है और हमारी हाईकमांड ने इसका संज्ञान लिया है। और हमारे जो इंचार्ज हैं उन्होंने जो बात कही है, हम उनके साथ हैं, उनसे सहमत हैं जो उन्होंने कहा। तो कंट्रोल हो गया है वो सिस्टम जो वहाँ हमारी पार्टी उसको देख रही है, हमारा मामला है। अध्यक्ष जी, बीजेपी अपनी चिंता करे। केंद्र स्तर पर G23 का आप नाम देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ है। जो पता चला है कि टिकट दे रहे हैं और उनकी टिकट लेने से लोग भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की किसको टिकट देना चाह रहे थे ये? आज तो दफ्तर जा रहे हैं के अभी टीवी में देखा। देखें ना, बताएं। डिसिप्लिन्ड पार्टी विद अ डिफरेंस। आप अपने पैसे के दम पे ये राज करना चाहते हैं, लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं, हर राज्य में जाकर अपनी टांग अड़ाते हैं, लोगों को खरीदते हैं अपने पैसे के दम पे, या अपने आईटी या ईडी या कुछ जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये अपने राजनीतिक ओपोनेंट्स के खिलाफ। वो देख लीजिए ना इनका असली चेहरा। अच्छा, केंद्र स्तर पर जिस अब तरह आप ही पूछ रहे हो और कोई पूछे? ओके ना, बट हो गया, बहुत हो गया, केंद्र बहुत हो गया। अध्यक्ष जी, अब आप कितना एक इंटरव्यू करना चाह रहे हो आप तो अकेले? वो तो अलग करेंगे, छोटा सा है तो वो तो अलग करेंगे। और कोई पूछ ही नहीं। नहीं, केंद्र स्तर पर जो 23 का आपके नेताओं को कहा गया है, क्या केंद्रीय नेतृत्व को उनको अब निकालने की जरूरत है? क्योंकि आपके पूर्व अध्यक्ष भी ये बात कह चुके हैं। देखो ऐसा है, ये जो नाम नंबर ये एक जर्नलिस्ट का वो होता है, थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज़ को कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो ये तो एक अट्रैक्टिव नाम सा बनाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए नाम है। लेकिन जो भी कुछ बात है, मैंने कहा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है और ये पार्टी का मामला है और हमारा नेतृत्व इसकी ओर ध्यान कर रहा है। गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है मैडम अप्रैल में। गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है अप्रैल में और सरकार ये कह चुकी है कि अब पता चल जाएगा एमएसपी था, है और रहेगा। देखो एक साल में क्या पता चल जाएगा? एक साल में तो कुछ नहीं पता चलना। एमएसपी की बात जो आप ये इंश्योर करिए, बस बात सरकारी खरीद की नहीं है। आपने जब आप प्राइवेट सेक्टर को बीच में इतना बड़ा रोल दे देंगे, आउटसाइड ऑफ मंडी रोल दे देंगे, तो जो कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, जो मोनोपोली हो जाएगी, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आपने तो एक गरीब किसान को, तकरीबन हमारा किसान कर्जे में, छोटा किसान कर्जे में, उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप एमएसपी इंश्योर करेंगे? नहीं कर रही है सरकार, बात ही नहीं कर रही है उसके बारे में। कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन बाध्य तो नहीं है ना। जब आप नए कानून लेकर आए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले चल रहा था, एमएसपी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। किसान कभी धरने पे नहीं बैठे, आंदोलन पर नहीं बैठे। आज किसान आंदोलन पर इसलिए बैठे हैं, एमएसपी का मुद्दा इसलिए गरमाया है क्योंकि आपने ये 3 कानून बनाए और इसमें आपने जब सारा मार्केट आप खोल रहे हैं, आप एमएसपी का जिक्र नहीं कर रहे और केवल ये कहना और माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट करना कि एमएसपी होगा, या माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं इंश्योर करूंगा, ऐसे नहीं होता है। जब आप कानून ला रहे हैं तो कानूनी प्रावधान होना ज़रूरी होता है। उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में किसी का वक्तव्य कानून नहीं होता। कानून में क्लॉज आना चाहिए, कानून बनना चाहिए तो मान्य होगा। केवल मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगा। बेशक वो देश के प्रधानमंत्री हों, उनका ट्वीट कोर्ट ऑफ लॉ में होल्ड नहीं करेगा। 1000 से ऊपर सरकारी स्कूल भी बंद होने जा रहे हैं हमारे यहाँ। अब देख लीजिए दशा हमारे यहाँ, जो वैसे ही ना टीचर्स हैं, ना टीचर्स सही ढंग से कहीं जा पा रहे हैं, ना बच्चे स्कूलों में जा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आधी जनसंख्या वैसे ही
बुरे हाल हैं और आप स्कूल बंद कर देंगे तो बच्चे अगर अपने घर के नज़दीक प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जा पाएंगे तो आगे की शिक्षा लेने कहाँ जा पाएंगे वो। तो आप तो वंचित कर रहे हैं। कौन सा राइट टू एजुकेशन आप लागू कर पाएंगे? ऐसे वंचित कर देंगे तो बच्चे, ख़ास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, वो तो एक शुरू के पहले दिन से वैसे भी एक डिसएडवांटेज है और अब आप और डिसएडवांटेज पर डाल रहे हैं और निजी क्षेत्र में धकेल रहे हैं। निजी क्षेत्र के स्कूलों का एक अलग मुद्दा है ना, वो आप उसका हल निकाल पा रहे हैं। ये तो बहुत आप रोज़ दिक्कत पैदा कर रहे हैं बजाय इसके कि हल निकालें। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे भागती है, खास करके हमारे गरीब बच्चे जो हैं उनके लिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप तो किताब लिख के लाए हो। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन अभी शरद पवार ने कहा है एनसीपी सुप्रीमो ने क्या? कि कांग्रेस के विकल्प जो है थर्ड फ्रंट होना चाहिए और वो थर्ड फ्रंट के लिए आह्वान कर रही है। मुझे मालूम नहीं है, एक अलग मुद्दा है, पता नहीं मुझे। देखिए, जहाँ राजनीतिक अपना अपना वजूद रखती हैं वहाँ पर भी अलग अलग वजूद रखते हैं, महाराष्ट्र में भी। लेकिन समय के मुताबिक हमने वहाँ पर सरकार बनाई, लेकिन सबका अपना अपना राजनीतिक एक रास्ता होता है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करें, वो रास्ता हम अब देखते हैं। थैंक यू।